बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को वेलकम करते हैं अपने चैनल के ऊपर। और आज हमारी डिस्कशन का जो मौजू है वो एससीसीपी और एससीसीपी से मुतल्लिका जितनी भी कंपनी से रिलेटेड इश्यूज हैं, आज हम उनको डिस्कस करेंगे। और उनको डिस्कस करने के लिए मेरे सर्कल के अंदर जो है उस वक्त मेरे दोस्त हैं, वो बैठे हुए हैं। और आज हमने उनको स्पेशली यहाँ पे दावत दी है। और ये माशाल्लाह एससीसीपी के हवाले से जो है वो बहुत ही क्रेडिबल काम कर रहे हैं इस वक्त रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर। इसके अलावा इनकी अपनी माशाल्लाह वेबसाइट है, पोर्टल है। तो और अपना मेरी तरह यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं, वो भी माशाल्लाह अब इनसे पूछेंगे उस हवाले से भी। और मेरे साथ आज कामरान साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बहुत सर शुक्रिया कैसे हैं आपको। आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। और दोस्तों कामरान साहब जो हैं वो काफ़ी अरसे से जो है वो इस फील्ड से वाबस्ता है माशाल्लाह। और बड़ा क्रेडिबल नाम है कारपोरेट कंसल्टिंग के ऊपर। तो कामरान भाई, पहले तो मुझे ये बताएं कि थोड़ा सा आपके चैनल का नाम क्या है, जरा वो जाके दोस्त उसको भी देख लें। जी, चैनल मेरा जो है वो oly.com.pk के नाम से है। अगर आप यूट्यूब में सर्च करेंगे oly.com.pk, तो ओएलवाई रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसिंग कंसल्टेंट के नाम से हमारा चैनल आपको शो हो जाएगा। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, कामरान साहब, सबसे पहले एक लाइटर मोड के ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरा। चूंकि आप भी एफबीआर का काम भी कर रहे हैं इस वक्त, और हमारा तो मेनली जो है वो फोकस एफबीआर के ऊपर ही रहता है। तो एफबीआर में तो सर बड़ी सख्ती है कि अगर जी जैसे कि लॉज को लेके, इम्प्लीमेंटेशन को लेके, और वो किसी हद तक समझ भी आती है कि जाहिर है वो एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, और वो जब तक सख्ती नहीं करेगा और वो पेनल्टीज नहीं लगाएगा तो लोग टैक्स नहीं देंगे। क्या यही जी। मामला एससीसीपी के साथ भी है सर? देखें, अगर आप रिसेंटली ईयर्स को देखें तो एसएससीपी ने अपना जो बिहेवियर है वो स्ट्रिक्ट नहीं रखा। जो कंपनीज की अगर कंप्लायंस को किसी ने फुलफिल नहीं किया तो स्ट्रिक्ट बिहेवियर के साथ एसएससीपी ने लॉज को इम्प्लीमेंट नहीं किया। लेकिन अगर आप रिसेंटली, एक एग्जांपल है आपके पास फॉर्म 45 की, यूबीओ की कंप्लायंस थी। जिन लोगों ने यूबीओ की कंप्लायंस को फुलफिल नहीं किया तो एसएससीपी ने उनको पेनलाइज किया है और उनके ऊपर पेनल्टी इंपोज की है। इवन अगर आप कंपनी को इजी एग्जिट स्कीम के थ्रू क्लोज कराने की तरफ भी जाते हैं, तो अगर आपने पेनल्टी पे नहीं की हुई तो आपको पहले पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, उसके बाद आप कंपनी को इजी एग्जिट के थ्रू क्लोज करवा सकते हैं। इट्स मीन के अगर आप पे कोई पेनल्टी इंपोज हो गई नॉन कंप्लायंस की वजह से, तो आप अपनी कंपनी को बंद भी नहीं कर सकते जब तक आप उन पेनल्टीज को पे ऑफ ना करें। सो अब जो कमिंग डेज हैं उसमें और जो कंप्लायंसेज हैं उनके ऊपर भी पेनल्टी लगने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि एससीसीपी ने लास्ट 2 मंथ से नोटिस और फिर शो कॉज नोटिस इशू करना शुरू कर दिए हैं। और अगर उसके बाद भी अगर कोई कंप्लायंस को फुलफिल नहीं करेगा, जस्ट लाइक एनुअल कंप्लायंस और ड्यू कंप्लायंसेस को फुलफिल नहीं करेगा, तो उसके ऊपर पेनल्टी इंपोज होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो मेरी जितने भी व्यूअर्स हैं उनसे को सजेशन है कि इन नोटिस को सीरियस लें। अगर आप कंपनीज को कंटिन्यू नहीं करना चाहते तो स्टिल यू हैव टू ऑप्ट ऑप्शन इजी एग्जिट स्कीम, और इजी एग्जिट स्कीम के थ्रू अपनी कंपनी को प्रॉपरली क्लोज करें। जिस तरह आप जब कंपनी बनाते हैं तो ऑटोमेटिकली कंपनी जनरेट नहीं हो जाती, कि आपकी डिस्कशन से या आपके सोचने से कंपनी जनरेट नहीं होती। आप एससीसीपी में इलेक्ट्रॉनिकली अपना फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म इनकॉर्पोरेशन के लिए सबमिट करते हैं और फिर जाके कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है। इसी तरह जब आपने डिसाइड कर लिया, एक आपने फैसला कर लिया कि अपनी कंपनी को कंटिन्यू नहीं करना, तो आईसीसीपी को किस तरह पता चलेगा? आपके सोचने या आपके जस्ट डिसाइड करने से एससीसीपी इन्फॉर्म नहीं होती जब तक आप एप्लीकेशन पुट अप नहीं करें। तो आप प्रॉपरली उनको इन्फॉर्म करें, और ताकि आप पे कोई लाइबिलिटीज भी ना हो और आप भी, आपका माइंड भी फ्री रहे। अच्छा, दूसरा सवाल मेरा सर ये है कि आप चूंकि एससीसीपी को क्लोजली देखते हैं, ये जो डिजिटाइजेशन है एससीसीपी के अंदर, पोर्टल्स के थ्रू, जी रिस्पांस के थ्रू, अब उन्होंने और भी काफी मैकेनिज्म लेके आए हैं। इवन व्हाट्सएप का भी उन्होंने एक सेटअप अभी लॉन्च किया है पिछले कुछ दिनों में। तो क्या समझ रहे हैं आप, बाकी एज कम्पेयर टू एफबीआर या बाकी रेगुलेटरी अथॉरिटीज पाकिस्तान के अंदर एससीसीपी कितना रिस्पॉन्सिव है? अगर आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू लें तो एसएससीपी, मेरा जितने भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ ताल्लुक पड़ा है, तो एसएससीपी मोस्ट प्रोफेशनल है और डिजिटलाइजेशन में सबसे आगे है, और उनका प्रोफेशनल अप्रोच बहुत ज़्यादा अच्छी है एज कम्पेयर टू अदर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। लेकिन अभी भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जिन पे उनको वर्किंग करने की ज़रूरत है। उन्होंने इनकॉर्पोरेशन के प्रोसेस को फुली डिजिटलाइज कर दिया है, और अब आपकी इनकॉर्पोरेशन ऑन फर्स्ट इन फर्स्ट सर्व बेसिस पे होती है। उसमें ना आपको कोई सिफारिश चाहिए, आपने जस्ट ऑनलाइन इसको इनकॉर्पोरेशन फॉर्म को फिलअप करना है और आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाएगी। उसके अंदर आपको कहीं कोई ऑफिस विजिट करने की जरूरत नहीं है, सारा प्रोसेस ऑनलाइन है। लेकिन अभी भी कुछ आफ्टर पोस्ट इनकॉर्पोरेशन के प्रोसेस हैं जो फुली
ऑनलाइन नहीं है, आपको मैनुअली जाके अप्लाई करना पड़ता है। इसके साथ साथ एसएससीपी ने एक बहुत अच्छा काम किया है डिजिटल डिजिटल सीटीसी, सर्टिफाइड ट्रू कॉपीज का। जो आपके हाँ। डॉक्यूमेंट्स होते थे वो आपको मैनुअली जाके अप्लाई करना पड़ता था, बैंक में फीस जमा करानी पड़ती थी और फिर जाके मैनुअली कॉपीज लेनी पड़ती थी और वो प्रेजेंट करनी पड़ती थी। वो चीज़ उन्होंने एब्सोल्यूट कर दी है और उसकी जगह इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सर्टिफाइड ट्रू कॉपीज इंट्रोड्यूस कराई हैं, जिसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। अगर आप एज इकोनॉमिक परस्पेक्टिव में देखें, आज पाकिस्तान जो डिफॉल्ट के नहज पे पहुंच गया है, उसकी एक वजह ये भी है कि हम उन चीज़ों में इंडल्ज हो रहे हैं जो नॉन प्रोडक्टिव चीज़ें हैं। अब एक बंदा जाता है और जस्ट कॉपीज के लिए बैंक विजिट करता है, लाइन में लगता है और फिर फीस जमा कराता है। उसके बाद वही कॉपीज जाके फोटो कॉपीज कराता है और फिर वो उसके चालान प्रिंट करके एसएससीपी में जमा कराता है। ये सारा प्रोसेस एक लेंथी प्रोसेस था, उससे कोई प्रोडक्टिविटी से ताल्लुक नहीं था। अब वो टाइम आपका सेव होगा, आप बिजनेस में इंडल्ज होंगे और प्रोडक्टिव काम करेंगे। इस तरह के हमें हमें डिजिटल इमरजेंसी की जरूरत है और हमें एसएससीपी को भी चाहिए कि सारे प्रोसेस को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दे और उनमें एक एसओपीस लॉन्च करें। जिस तरह इनकॉर्पोरेशन में है कि आपको 4 to 8 वर्किंग आवर्स में आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी, इसी तरह एक टाइमलाइन डिफाइन होनी चाहिए कि ये प्रोसेस आपने अगर सबमिट किया है तो ये विद इन 3 डेज एक्सेप्ट होगा। और ताकि इस तरह किसी के रेफरेंस की भी जरूरत ना हो और प्रोफेशनल अप्रोच पाकिस्तान में डेवलप हो। जी सर, ये पिछले दिनों मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपको देता चलूं कि मेरा एक छोटा सा सिंपल सा केस था। हमारा एनुअल फाइलिंग थी फॉर्म 21 और तो वो सिंपल मैंने और पूरा हफ्ता वो पड़ा रहा है। मैं कॉल कर रहा था और रिस्पेक्टिव ऑफिसर जो है तो वहां जाके मुझे पता चला कि उनके पास एक्सटेंशन नहीं है, जबकि वो उस डिजिट की एक्सटेंशन जो है वो उनकी लिस्ट में मौजूद थी। तो और वो ऑफिसर साहब बिल्कुल। भी छुट्टी पे थे और वो किसी को काम डेलीगेट भी नहीं करके गए हुए थे और हमारा बड़ा सेंसिटिव मामला था उस हवाले से। तो ये बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं कि अगर ये थोड़ा सा टाइम लिमिट उसके ऊपर लगा दे एम्प्लॉयज के ऊपर जो इनके वहां पे बैठे हैं, तो मेरे ख्याल में मामला बेहतर हो जाएगा। लेकिन इसकी वजह से काफी लोग सफर करते हैं, उनके बिजनेस डिसीजन में डिले आ जाता है। अब होना ये चाहिए, अब कंसल्टेंट भी बदनाम हो जाते हैं कि आपने काम ले लिया और आप कर नहीं सक रहे। उसमें होता क्या, प्रैक्टिस क्या होती है कि कुछ लोग चले जाते हैं और ऑफिसर उनको प्रेफरेंस दे देते हैं। मोस्टली होता नहीं है लेकिन सम केसेस में हो जाता है। इससे ऑर्गेनाइजेशन भी आपकी बदनाम हो जाती है। इसका होना ये चाहिए कि आपने एक एसओपीज डिफाइन कर लिए हो कि इस टाइम फ्रेम में एक जब प्रोसेस सबमिट होगा वो उसकी टाइम लाइन होगी। जस्ट लाइक आपकी जब इनकॉर्पोरेशन की टाइमलाइन डिफाइन हो सकती है, तो क्यों नहीं पोस्ट इनकॉर्पोरेशन के प्रोसेस की टाइमलाइन डिफाइन हो सकती है। इस तरह होगा कि आप भी रिस्ट्रिक्ट करेंगे कि जो बंदा भी उससे पहले आपके से रिक्वेस्ट करने आए कि ये प्रोसेस आप मेरा जल्दी एक्सेप्ट कर लें, तो उसको डिस्करेज मिलेगा और प्रोफेशनल अप्रोच ज्यादा आपकी प्रमोट होगी। चले सही सर, फॉर सिंप्लीफिकेशन जो नए स्टूडेंट्स हैं, जो नए लोग सीख रहे हैं, उसके लिए अगर आप सिंपल ये कर दें कि एसईसीपी की कंप्लायंस जैसे एफबीआर के अंदर हम देखते हैं ना कि जी एक इंडिविजुअल है, एक प्राइवेट कंपनी की टैक्सेशन का मोड डिफरेंट है। तो इस तरह एसईसीपी के अंदर कितने मोड्स का काम होता है। एक तो पीवीटीज हैं, एलएलपीज भी अभी इन्होंने नया ऐड किया है। ये दो ही हैं या और भी हैं इसमें मॉड हैं? देखिए, जब भी आप एक बिजनेस की बात करते हैं तो बिजनेस की 2 कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर, एक नॉन कॉर्पोरेट नॉन सेक्टर। कॉर्पोरेट सेक्टर। एसएससीपी जो इंगेज है वो कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ कॉर्पोरेट इंगेज है। सेक्टर। हम इस सेशन में जस्ट कॉर्पोरेट सेक्टर को डिस्कस करेंगे, नॉन कॉर्पोरेट सेक्टर को डिस्कस नहीं करेंगे। अब कॉर्पोरेट सेक्टर में हम कंपनीज को डिस्कस करेंगे, नॉट एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, जो रिसेंटली 5 years बैक इंट्रोड्यूस कराई गई थी। उसको हम डिस्कस नहीं करें। वो एक सेपरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस है और उसमें क्या रूल्स एंड रेगुलेशन इंप्लीमेंट होते हैं, इस चीज को भी हम एक एज ए सेपरेट डिस्कशन में किसी और सेशन में डिस्कस कर लेंगे। अब कॉर्पोरेट सेक्टर में आते हैं, कंपनीज में आते हैं, तो कंपनीज की टाइप्स हमें अंडरस्टैंड करनी है कि 2 टाइप्स की कंपनीज होती हैं, एक प्राइवेट और एक पब्लिक। अब प्राइवेट कंपनीज जो होती हैं वो रिस्ट्रिक्टेड होती हैं कि वो पब्लिक से पैसा डिमांड नहीं कर सकती, पैसा ले नहीं सकती। इसका मतलब एज ए इन्वेस्टमेंट है, ना कि आपका एज ए सेल्स। ठीक है। आप इन्वेस्टमेंट लोगों से, पब्लिक से अनाउंस नहीं कर सकते कि आप मेरी कंपनी में आके इन्वेस्ट करें, आपको इतना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगा। ये प्राइवेट कंपनीज में रिस्ट्रिक्टेड होता है, इसलिए इसको कहा जाता है कि प्राइवेट बिजनेस है। मैंने और आपने मिलकर शराकतदारी में एक प्राइवेट कंपनी को बना ली। इस हम दोनों की इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व होगी, हम दोनों की स्किल्स इन्वॉल्व होगी और इस तरह हम कंपनी को लेके चलेंगे। लेकिन पब्लिक के सिनेरियो में क्या होता है, अगर हम उसके लिए पब्लिक लिमिटेड के लिए एक रिस्ट्रिक्शन भी है कि आपको मिनिमम 3 मेंबर्स होने चाहिए, मिनिमम 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए। हम 3 बंदे मिलकर कोई कंपनी बना लेते हैं तो हम पब्लिक से भी अपना पैसे
कॉल कर सकते हैं, पब्लिक को भी कह सकते हैं कि हमारी कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करें अगेंस्ट शेयर्स। तो ये मेजर डिफरेंस है प्राइवेट और पब्लिक लिमिटेड कंपनीज में। और एक और जो डिफरेंस है वो लिमिटेड लायबिलिटी का कंसेप्ट है, वो सारे कॉर्पोरेट सेक्टर में आता है। जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होती हैं, पब्लिक भी पब्लिक लिमिटेड कंपनीज होती हैं, तो उसमें लायबिलिटी आपकी लिमिटेड होती है। और जो तीसरा प्लस पॉइंट होता है कि कंपनीज की अनलिमिटेड लाइफ होती है। जब आप कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं तो कंपनी ऑटोमेटिकली क्लोज नहीं होती बावजह के कोई कंपनी की ने इलीगल एक्टिविटीज की और एससीसीपी ने या कोर्ट ने इसको क्लोज कर दिया। कंपनी की जो लाइफ होती है वो अनलिमिटेड लाइफ होती है। तो ये आपको डिस्टिंग करते हैं ये पॉइंट्स कि आप कॉर्पोरेट सेक्टर की तरफ आए और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी स्टैब्लिश करें। जब आप कंपनी स्टैब्लिश करते हैं तो इस वीडियो में भी, हम सेशन में भी डिस्कस, हमारा मेजर फोकस प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होगा, ना कि पब्लिक लिमिटेड कंपनीज। पब्लिक लिमिटेड कंपनीज के कंप्लायंसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं, और पब्लिक लिमिटेड कंपनीज पाकिस्तान में अभी ओवरऑल 3000 के अराउंड पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हैं, जिसमें से 500 600 आपकी लिस्टेड कंपनीज हैं, बाकी अनलिस्टेड पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हैं। अब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में भी दो सब कैटेगरीज होती हैं, जिसको हम नंबर ऑफ डायरेक्टर की बेसिस पे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब एक इंडिविजुअल बंदा है, वो कंपनी स्टैब्लिश करना चाहता है। उस जस्ट लाइक आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आपको पता है कि मिनिमम दो मेंबर्स और दो डायरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट है। अगर एक बंदा कंपनी स्टैब्लिश करना चाहता है तो वो उसको हमेशा अपने साथ एक बंदा मिलाना पड़ेगा, और फिर ही दो डायरेक्टर्स होंगे, दो मेंबर्स होंगे। एससीसीबी ने अलाउ किया कि आप सिंगल मेंबर कंपनी बना लें, और उसमें एक ही बंदा मेंबर भी होगा, एक ही बंदा डायरेक्टर भी होगा, वही बंदा सीईओ अपने आप को अपॉइंट करके बिजनेस को रन कर सकता है। ताकि एज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए उन्होंने सिंगल पर्सन को भी कंपनी स्टैब्लिश करने के लिए अलाउ किया। दो कैटेगरीज है, सिंगल मेंबर कंपनी जिसमें 1% ऑनर होगा, और जो दूसरी कंपनीज है कैटेगरीज है वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जिसको सिंगल मेंबर कंपनी भी एट द एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, लेकिन उसके अंदर एसएमसी का जो वर्ड शामिल किया जाता है, जो रिफ्लेक्ट करता है कि इस कंपनी के अंदर ये जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इसके अंदर जस्ट 1% ऑनर है, और इसमें 1% डायरेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है कंपनी को। जबरदस्त सर, आपने और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बहुत अच्छा यहाँ पे कंक्लूड किया, और यहीं से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी था कि सर अगर हम एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो मोर देन वन ओनर, डायरेक्टर या मेंबर्स के ऊपर डिपेंड कर रही है, उसकी कंप्लायंस अगर हम मोटी मोटी देखना चाहते हैं, जो कि जेनेरिक कंप्लायंस है, जैसे हम उसे कौन कौन से फॉर्म फाइल करने हैं और उनकी टेंटेटिव डेट्स क्या हैं? देखिए, सबसे पहले आपको एक चीज की नॉलेज होनी चाहिए कि कंपनीज एक्ट 2017 में कुछ अमेंडमेंट्स हुई हैं, और वो अमेंडमेंट्स कब हुई हैं? वो दिसंबर 2021 में हुई हैं, और उसमें कुछ सेक्शन को ओमिट कर दिया गया, कुछ सेक्शन में चेंजेस लाई गई हैं। तो उसके बाद जो कंपनीज इनकॉर्पोरेट हुई हैं, जो 2021 दिसंबर 2021 के बाद, उस पर डिफरेंट कंप्लायंसेस इंप्लीमेंट होती हैं, और जो कंपनीज उससे पहले इंप्लीमेंट हुई हैं और रजिस्टर्ड हुई हैं, तो उन पर डिफरेंट कंप्लायंसेस एप्लीकेबल हैं। अब हम पहले सिनेरियो को डिस्कस कर लेते हैं कि जो कंपनीज दिसंबर 2021 से पहले इनकॉर्पोरेट हुई हैं, उन पे क्या कंप्लायंसेस ड्यू थी। सबसे पहली कंप्लायंस थी कि हर कंपनीज को अपने एनुअल अकाउंट सबमिट करने थे, रिगार्डलेस ऑफ पेड अप कैपिटल की हम सेग्रीगेशन करें तो 1 मिलियन से जो कम की पेड अप कैपिटल की कंपनीज थी, उनको अनऑडिटेड एनुअल अकाउंट से मुराद आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के एससीसीपी में सबमिट करनी थी। 1 मिलियन से कम पेड अप कैपिटल कंपनीज, जो 1 मिलियन और 10 मिलियन के दरमियान की कंपनीज थी, उन्होंने ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी थी, लेकिन रजिस्ट्रार एससीसीपी को रिपोर्ट नहीं करनी थी, अपने पास बना के रख लेनी थी और ऑडिट करवा लेना था, लेकिन एससीसीपी में अकाउंट्स को सबमिट नहीं करना था। ये रिक्वायरमेंट थी। और 10 मिलियन से ज्यादा की जो कंपनीज थी, उन्होंने ऑडिट भी कराना था फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के, और उसको एससीसीपी में रिपोर्ट भी करना था, रजिस्ट्रार को सबमिट भी करना था। तो ये अकाउंट्स की रिक्वायरमेंट थी, जो 1 दिसंबर 2021 के बाद चेंज होगी कि 1 मिलियन की जो कंपनीज, 1 मिलियन पेड अप कैपिटल की जो कंपनीज थी, उन्होंने अब अकाउंट्स भी सबमिट नहीं करवाने। एनुअल जो अकाउंट्स होते हैं वो एससीसीपी में अब सबमिट करना रिक्वायरमेंट नहीं है। अब सिर्फ उन कंपनीज ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सबमिट करना है जिनकी पेड अप कैपिटल 10 मिलियन से ज्यादा है। एक एससीसीपी ने रिलैक्सेशन दी है छोटी कंपनीज को कि अब उन पे एक कंप्लायंस खत्म हो गई है, और वो सेक्शन था सेक्शन 234, वो ओमिट हो गया है 1 दिसंबर 2021 के बाद। अब आप उन कंपनीज ने सिर्फ अकाउंट सबमिट करने हैं, उन कंपनीज ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट एससीसीपी में रिपोर्ट करनी है जो इनका पेड अप कैपिटल 10 मिलियन से ज्यादा है। दूसरी कंप्लायंस थी एनुअल रिटर्न की कंप्लायंस, जो 130 सेक्शन है
कंपनीज एक्ट 2017 है, उसमें ये था कि आपने फॉर्म ए और 29/28 आपने सबमिट करना होता था। अब फॉर्म ए और 29/28 में भी आपको रिलैक्सेशन दी गई है कि अगर आपने फर्स्ट टाइम फॉर्म ए और 29/28 सबमिट कर दिया है तो आपने उस वक्त सबमिट करना है दोबारा जब उसके अंदर कोई पार्टिकुलर्स में चेंजेस आई हो। पार्टिकुलर्स में चेंजेस से मुराद ये है कि आपके डायरेक्टर री इलेक्ट हुए हो, या आपका एड्रेस चेंज हुआ हो, या आपका पेड अप कैपिटल या ऑथराइज कैपिटल इंक्रीज हुआ हो, या आपका कोई आपने लीगल एडवाइजर अपॉइंट किया हो, या कोई भी कोई एक्स वाई मेजर जी पार्टिकुलर्स में चेंजेस चेंज आई आई हो, कोई हो या मेजर पार्टिकुलर्स में चेंजेस आई हो जी, तो फिर आपने फॉर्म ए और 29 हर साल करना है, उस साल रिपोर्ट करना है। अदरवाइज आपने, क्योंकि टर्म ऑफ डायरेक्टर्स है वो 3 ईयर्स की होती है, तो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसने फॉर्म ए 29 और अब्लिक 28 आपने फाइल कर दिया 2022 में, तो उसने जब तक अगर कोई चेंजेस नहीं आती तो उसने 2025 में फिर से फॉर्म ए फाइल करना है। फॉर्म 23-24 में उसने फाइल नहीं करना। अगर दरमियान में मतलब फरवरी या मार्च में कोई चेंजेस आ गई तो उसने उसी साल जो 2023 में भी फॉर्म ए और 29 फाइल करना और होगा। सर नो तो चेंज ये की कोई स्टेटमेंट तो फाइल नहीं करनी होगी? देखिए, हाँ, एक और जो फॉर्म है फॉर्म सी, उसमें रिफ्लेक्ट होता है कि आपने नो चेंज की स्टेटमेंट फाइल करनी है, कि आप में कोई पार्टिकुलर्स में चेंज नहीं आई और आपने एससीसीपी को रिपोर्ट करना है। ये उन कंपनीज के लिए जिनका पेड कैपिटल 3 मिलियन से ज्यादा है। ओके। तो इसका रेफरेंस है लॉ में 130 सबसेक्शन 5, सेक्शन 130 और सबसेक्शन 5 ऑफ कंपनीज एक्ट 2017 में लिखा हुआ है कि जिन कंपनीज में कोई चेंज नहीं आई, उन कंपनीज का अगर पेड अप कैपिटल 3 मिलियन से ज्यादा है तो वो फिर फॉर्म सी फाइल करेंगे। अगर 3 मिलियन से कम है तो उन्होंने फॉर्म सी फाइल नहीं करना, उन्होंने कोई भी फॉर्म फाइल नहीं करना। ये और सिंगल मेंबर कंपनीज के लिए भी यही रूल है कि आपने जब तक उसके अंदर कोई पार्टिकुलर्स में चेंजेस नहीं होगी, आपने फॉर्म ए और 29 फाइल नहीं करना। सर मैं आपकी बात को जरा रिफ्रेज कर रहा हूँ थोड़ा, ताकि इसको हम कंक्लूड करें और जी अगले पॉइंट पे जाएं। आप ये कह रहे हैं कि जो अभी अमेंडमेंट आई है, जो नया एक्ट आया है 2017, उसमें अब ये बात है कि जितनी भी पीवीटीज कंपनी है इंक्लूडिंग एसएमसी, तो खैर थोड़ा हम उसको डिफरेंटली भी देख लेते हैं, जब तक कोई चेंज नहीं आएगी, जब उनकी नेक्स्ट अपॉइंटमेंट होगी डायरेक्टर की, सीईओ की, कोई और मेजर चेंज नहीं है, तो वो कोई फॉर्म फाइल नहीं करेंगे। लेकिन जाहिर जी बिल्कुल। है इलेक्शन तो उन्होंने बहरहाल रिपोर्ट करना है हर 3 साल के बाद। जी बिल्कुल। बिल्कुल इलेक्शन वो ऐसे रिपोर्ट करेंगे, इसके अलावा उन्होंने दरमियान में कोई फाइलिंग नहीं करनी। और अगर बिल्कुल। 3 मिलियन से ज्यादा पेड अप कैपिटल है तो उस सूरत में अगर कोई चेंज नहीं है तो वो हर साल फॉर्म सी फाइल करेंगे। बिल्कुल। तो जबरदस्त। अब थोड़ा सा सर, थोड़ा सा मुझे ये बताएं, सिंगल मेंबर कंपनी, जैसे अभी आपने कहा कि एक सब कैटेगरीज है पीवीटी और साथ में आपने सिंगल मेंबर कंपनी को रखा। सर एसएमसी का अगर तो कोई चेंज नहीं है, तो क्या उसका डायरेक्टर भी वही फिर 3 साल वाला मामला होगा सर? देखिए, एसएमसी में तो इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स होते नहीं है। ओके। ठीक है। तो एसएमसी में अगर आपने पहली दफा फॉर्म ए और 29 और 28 फाइल कर दिया, फॉर एग्जांपल आपने 2022 में फाइल कर दिया, ठीक है। उसके बाद आप 2030 में भी अगर फॉर्म ए और 29 और 28 फाइल करते हैं, तो जब भी आपकी कोई चेंजेस आती हैं, कि आपने फॉर एग्जांपल चेंजेस एसएमसी में अगर डायरेक्टर के कंसेप्ट में उसी वक्त आएंगी जब आप अपनी शेयर होल्डिंग चेंज करेंगे, चेंज करेंगे। या अपनी कंपनी को सेल करेंगे, या अपनी कंपनी को कन्वर्ट करेंगे। अदरवाइज एसएमसी में शेयर होल्डिंग में चेंजेस आ ही नहीं सकती डायरेक्टर के या सर कंसेप्ट। अगर वो डायरेक्टर साहब अल्लाह ना करे फौत हो जाते हैं जी तो? हाँ, अगर फौत हो जाते हैं और उसके नॉमिनी नॉमिनी। नेक्स्ट ऑफ किन आ जाते हैं, तो वो अगर टेक ओवर कर लेते हैं, तो उस सिनेरियो में फॉर्म ए और 29 आप करेंगे। फॉर्म ए और 29 जो फॉर्म 29 और 28 को समझने की जरूरत है। फॉर्म 28 होता क्या है? फॉर्म 28 में डायरेक्टर्स और जो सीईओ होता है वो अब कॉन्सेंट दे रहा होता है कि मैं डायरेक्टर बनने के लिए अब एग्री करता हूं और मुझे कोई इतराज नहीं है, तो वो फॉर्म 28 को प्रिंट लेके अपने हैंड रिटन सिग्नेचर करता है और एससीसीपी अपने पास रिकॉर्ड में रख लेता है कि उस बंदे ने एग्री किया था कि मैं डायरेक्टर बनने के लिए तैयार हूं। इसी तरह सीईओ के लिए भी फॉर्म 28 यूज होता है। अब वही जो डायरेक्टर और सीईओ की इंफॉर्मेशन होती है वो फॉर्म 29 में रिफ्लेक्ट हो रही होती है कि इस कंपनी के ये मैनेजमेंट है, ये डायरेक्टर्स हैं, ये लीगल एडवाइजर है, ये ऑडिटर है, और ये सारी मैनेजमेंट आपकी फॉर्म 29 में रिफ्लेक्ट हो रही होती है। फॉर्म ए की अगर हम सेग्रीगेशन करें तो फॉर्म ए आपका एक्सप्लेन कर रहा होता है कि इसमें डायरेक्टर कौन है, इसके अंदर हम्म। शेयर होल्डर कौन है, कंपनी का एड्रेस क्या है, कंपनी का ऑथराइज कैपिटल क्या है, कंपनी का पेड अप कैपिटल क्या है। उसमें डिटेल इंफॉर्मेशन होती है कंपनी के बारे में कि कंपनी का साइज क्या है। साइज आप पेड अप कैपिटल और ऑथराइज कैपिटल से
जान सकते हैं, और कंपनी की मैनेजमेंट क्या है, कौन डायरेक्टर्स हैं, कौन सीईओ है, कोई लीगल एडवाइजर अपॉइंट किया हुआ है या नहीं किया हुआ, कोई ऑडिटर अपॉइंट किया हुआ या नहीं किया हुआ। तो ये सारी चीजें इसके अंदर रिफ्लेक्ट कर रही होती हैं फॉर्म ए में। सही सही, जबरदस्त। अच्छा सर, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो भी अपॉइंटमेंट ऑफ एडिटर के हवाले से है। ठीक है, अजार जी इस पे थोड़ा सा मुझे बता दें, किसको करना है किसको नहीं करना होता, देखिए, क्या टर्म्स हैं, देखिए कितना। काफी, हाँ काफी लोगों में मिसअंडरस्टैंडिंग है कि हर कंपनी को ऑडिटर अपॉइंट करना है। इस तरह नहीं है कि हर कंपनी को ऑडिटर अपॉइंट करना है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि इसका जो ताल्लुक है ऑडिटर का कंसर्न किससे होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करता है, जो अकाउंट्स का ऑडिट करता है वो ऑडिटर खिलाता है। जो अकाउंट्स को चेक करता है और अपनी ऑडिट की स्टैंप लगा के अपने सर्टिफिकेट पे दे देता है, कि लेटर हेड पे दे देता है कि मैंने इस कंपनी का ऑडिट कर लिया। अब किन कंपनीज ने अपना ऑडिट करवाना है, उस उन कंपनीज के लिए लाजमी है कि वो उन्होंने एससीसीपी में रिपोर्ट करना है कि हमने ऑडिटर को अपॉइंट किया हुआ है। एससीसीपी कहता है कि उन कंपनीज ने ऑडिट कराना है जिनका पेड अप कैपिटल 1 मिलियन से ज्यादा है। 1 मिलियन से कम पेड अप कैपिटल वाली कंपनीज ने ऑडिट नहीं कराना। अगर हम सेक्शन 234 को देखें, जो ओमिट भी हो गया है, इसलिए उनसे रिक्वायर्ड किया जाता था कि आपने अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट करनी है। अगर ऑडिटर की रिक्वायरमेंट होती कंपनीज एक्ट 2017 में उन कंपनीज के लिए जिनका पेड कैपिटल 1 मिलियन से कम है, तो फिर सेक्शन 234 ये नहीं आपसे मांगता कि आपने अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट करनी है। वो सेक्शन कहता था कि आपने 1 मिलियन से अगर आपका पेड अप कैपिटल कम है तो आपने ऑडिट नहीं कराना। जब आपने ऑडिट कराना नहीं है तो आपने ऑडिटर को अपॉइंट क्यों करेंगे? सही आप बात। ऑडिटर को अपॉइंट करके एससीसीपी में क्यों एससीसीपी को बताएंगे हमने ऑडिटर को अपॉइंट किया है? हाँ, अगर आप अपनी तरफ से, आप पे मतलब कि लॉ की बाइंडिंग नहीं है, अगर आप चाहते हैं कि हम ऑडिटर हमारे साथ इंटरचुअल हो और आप जस्ट चाहते हैं कि एससीसीपी में इन्फॉर्म भी हो जाए, तो वो उस बेसिस पे आप कर सकते हैं। बाय लॉ कोई कंप्लायंस नहीं है कि जो जिनका पेड कैपिटल 1 मिलियन से कम है कि उन्होंने ऑडिटर को अपॉइंट करना है। तो अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर उन कंपनीज के लिए जिनका पेड कैपिटल 1 मिलियन से ज्यादा है। जी कामरान साहब, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और वो हमारा क्वेश्चन ये है कि ये भी हमने काफी जो सुना है, कि ये भी आपने भी जिक्र किया अपनी डिस्कशन के अंदर, कि ये जो टर्म्स होती हैं, मुद्दत होती है एक डायरेक्टर के लिए, और फिर उसके बाद सीईओ के हवाले से भी हमें थोड़ा सा बता दें, ये कितनी होती है, और इन्हें दोबारा री इलेक्ट करना जो है वो जरूरी होता है क्या सर? देखिए, जो फर्स्ट टाइम आपके डायरेक्टर अपॉइंट होते हैं वो फर्स्ट एजीएम तक आपके डायरेक्टर्स रहते हैं, और उसके बाद वो ऑटोमेटिकली रिटायर हो जाते हैं। आप जब एजीएम कंडक्ट होती है तो उसमें इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, इलेक्शन कंडक्ट होते हैं और डायरेक्टर्स इलेक्ट होते हैं। जब फर्स्ट टाइम जो कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है उसमें डायरेक्टर इलेक्ट नहीं होते, वो अपॉइंटेड होते हैं। और जब फर्स्ट एजीएम होती है उसमें डायरेक्टर इलेक्ट होते हैं, और डायरेक्टर्स का जो टर्म है, इलेक्टोरियल पीरियड है, वो 3 इयर्स का है। वो 3 इयर्स के बाद ऑटोमेटिकली वो रिटायर हो जाएंगे। अगर विद इन 3 इयर्स वो रिजाइन करना चाहते हैं, छोड़ के जाना चाहते हैं, तो वो रिजाइन रेजिग्नेशन दे सकते हैं। या अगर कंपनी चाहती है अपनी एजीएम कंडक्ट करके कि इनको रिमूव करना चाहे, तो वो रिमूव भी हो सकते हैं। सो उनका जो टर्म्स है वो 3 इयर्स का है, और जो फर्स्ट टाइम डायरेक्टर्स अपॉइंट होते हैं वो टिल होल्डिंग एज फर्स्ट एजीएम, उनका टेन्योर फर्स्ट एजीएम तक होता है। ये इनकी वो है टर्म्स, और आपका ये इलेक्ट्रिशियन का वो है। और इसी तरह सीईओ जो है वो भी सर, उसका भी थोड़ा सा सेम है? सीईओ, हाँ सीईओ को आपने समझना है कि काफी लोगों में मिसअंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, इसमें 3 टर्मिनोलॉजीज आपको अंडरस्टैंड करनी है, कि एक होता है मेंबर, एक होता है डायरेक्टर, और एक होता है सीईओ। मेंबर्स कौन होते हैं? मेंबर्स, और अगर शेयर होल्डर्स को कहा जाए तो ये इंटरचेंजेबल वर्ड्स हैं। इसमें एक और प्रमोटर्स भी कहलाते हैं। प्रमोटर्स वो लोग होते हैं जो फर्स्ट टाइम आप उस कंपनी का शेयर सब्सक्राइब करते हैं। सब्सक्राइबर भी, मेंबर्स भी, प्रमोटर्स भी और शेयर होल्डर्स भी, अगर फर्स्ट टाइम कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, तो ये चारों इंटरचेंजेबल वर्ड है, मतलब एक ही इनका मतलब है। आप आप आपने कंपनी इनकॉर्पोरेट की, आप ही इसके शेयर होल्डर हैं। आपको मैं मेंबर भी कह सकता हूँ, आपको मैं सब्सक्राइबर भी कह सकता हूँ, आपको मैं प्रमोटर भी कह सकता हूँ। जब फर्स्ट एजीएम होगी और उसके में डायरेक्टर्स अपॉइंट हो जाएंगे, तो उसके बाद, और अगर अपने शेयर्स आप मुझे शेयर ट्रांसफर कर देते हैं या अपने पास होल्ड कर लेते हैं, जब तक आप होल्ड भी करेंगे तो आप प्रमोटर हमेशा कराएंगे। आपने अपने शेयर्स मुझे दे दिए, फॉर एग्जाम्पल 1 साल के बाद आपने शेयर्स मुझे दे दिए, तो आप फिर भी उस कंपनी के प्रमोटर रहेंगे, क्योंकि फर्स्ट टाइम शेयर्स आपने सब्सक्राइब किए थे, फर्स्ट टाइम आपने कंपनी को प्रमोट किया था, तो प्रमोटर आप हमेशा रहेंगे। प्रमोटर्स कभी भी चेंज नहीं होते कंपनी के। लेकिन
आप अब शेयर होल्डर नहीं है, अब आप सब्सक्राइबर नहीं है, अब आप मेंबर नहीं है कंपनी के, आपने अपने शेयर्स मुझे दे दिए, अब मैं मेंबर भी खिलाऊंगा, मैं सब्सक्राइबर भी खिलाऊंगा, मैं शेयर होल्डर भी खिलाऊंगा। कंपनी का जो कंसेप्ट होता है उसमें बहुत ज्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं, कि कंपनी का जो मेजर ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में जो कंसेप्ट था कि मल्टीपल लोग अपनी इन्वेस्टमेंट लेके आए हैं और शराकतदारी कर रहे हैं। कॉर्पोरेशन का जो कंसेप्ट ये है कि मल्टीपल लोग अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब मल्टीपल समझे 1,000 बंदे एक कंपनी स्टैब्लिश कर रहे हैं, अब 1,000 बंदे उसके शेयर होल्डर हैं, 1,000 बंदे इसके मेंबर्स हैं। अब वो कंपनी को रन तो नहीं कर सकते 1,000 बंदे, अगर हर बंदे से पूछा जाए कोई भी डिसीजन लेने के लिए, तो वो तो फिर कंपनी सवाल ही पूछती रहेगी कि हमने क्या डिसीजन लेना है। तो ये रूल बनाया गया है कि वो मेंबर्स जो हैं, वो शेयर होल्डर्स जो हैं, वो डायरेक्टर्स को इलेक्ट कर लेंगे, और 5 या 6 जितने भी रिफाइन किए जाएंगे वो डायरेक्टर्स इलेक्ट हो जाएंगे। वो कंपनी के विजन डिसाइड करेंगे, वो कंपनी को चलाना किस तरह है वो लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करेगा। उनके पीछे बैक हैंड पे मेंबर्स होंगे, जो जिन्होंने उनको अथॉरिटी दी है कि आप कंपनी को का विजन डिसाइड करें, कंपनी को किस तरह ऑपरेट करना है, ये सारा आप डिसाइड करें। और अब सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट हो गए और डायरेक्टर्स बन गए। डायरेक्टर्स हमेशा उन लोगों में से बनेंगे जो मेंबर्स होंगे। डायरेक्टर कोई भी डायरेक्टर बनने के लिए पहली शर्त यह है कि आपके पास कम से कम उस कंपनी का एक शेयर होना चाहिए, तो फिर आप डायरेक्टर बन सकते हैं। इसके अलावा इसमें पब्लिक लिमिटेड कंपनीज में एक कंसेप्ट होता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का, उसके लिए शेयर होल्डिंग रिक्वायरमेंट नहीं होती। लेकिन हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को अभी डिस्कस कर रहे हैं, ये सारी जो डिस्कशन है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के पर्सपेक्टिव में। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर बनने के लिए आपके पास कम से कम एक शेयर होना चाहिए उस कंपनी का, फिर आप उस कंपनी में डायरेक्टर बन सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी थी जिसमें 100 बंदे थे, मेंबर्स थे, शेयर होल्डर थे, और उन्होंने मुझे और आपको एज ए डायरेक्टर अपॉइंट कर लिया। हम दोनों अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर बन गए, हम डायरेक्टर्स कहलाएंगे। अब हम फर्स्ट टाइम डायरेक्टर अपॉइंट हो गए, अब फर्स्ट एजीएम हुई उसमें हम इलेक्ट भी हो चुके हैं एज ए डायरेक्टर। अब हम में से एक बंदा डिसाइड करता है, अब आपकी एक्सपर्टीज कंपनी को रन करने में ज्यादा है में से, तो मैं अब कहता हूं कि आप सीईओ बन जाएं। सीईओ की जो पोस्ट है वो प्योरली आपकी एम्प्लॉय की पोस्ट है, उसमें ऑनरशिप का कोई कंसेप्ट नहीं है। जिस तरह मैंने आपको बताया डायरेक्टर बनने के लिए आपको मेंबर होना लाजमी है। मेंबर वही होता है जो ऑनर होता है कंपनी का, जो शेयर होल्डर होता है। लेकिन सीईओ के लिए ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप कंपनी के ऑनर हो, मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, अगर लेकिन स्मॉल कंपनीज में वही डायरेक्टर्स अपने आप को सीईओ भी अपॉइंट कर लेते हैं। सीईओ जस्ट लाइक एम्प्लॉय होता है। हम दोनों में से आपको मैंने डिसाइड कर लिया, हम दोनों ने डिसाइड कर लिया कि आप सीईओ बन जाएंगे, या फिर मिस्टर ए या मिस्टर बी को हमने डिसाइड कर लिया कि मिस्टर ए और मिस्टर बी की जो एक्सपर्टीज है उनमें से एक, मिस्टर ए को हम एग्जांपल ले लेते हैं, मिस्टर ए की एक्सपर्टीज है कंपनी को रन करने के लिए, बहुत अच्छी एक्सपर्टीज है, हम उसको हायर कर लेते हैं एज ए सीईओ, और हम उसको डायरेक्शन देंगे कि कंपनी किस तरह रन करनी है, और वो कंपनी को रन करेगा क्योंकि उसके ऑपरेशन में एक्सपर्टीज है, उसने 25-30 सालों से कंपनी को रन किया। हम जब हम सीईओ को बाहर से बंदा अपॉइंट करेंगे तो वो हमारा एज ए एम्प्लॉय होगा। इवन अगर हम दोनों में से कोई बंदा सीईओ बन जाता तो वो भी कंपनी का एम्प्लॉय कहलाता, और कंपनी इसको पेरोल पे रख सकती है, और उसको अब जो सर्विसेज सर्व कर रहा है उसके अगेंस्ट रिम्यूनरेशन पे कर सकती है। सो सीईओ एक एम्प्लॉय वाली पोस्ट है, डायरेक्टर्स मेंबर्स में से सिलेक्ट होते हैं, और मेंबर्स आपके एक्चुअल में शेयर होल्डर होते हैं। सर जबरदस्त, आपने ये माशाल्लाह चीज। बड़े अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर दिया। अब हम आ जाते हैं, अभी आपका फर्स्ट टाइम में टाइम काफी हम ले रहे हैं सर, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, वो है मीटिंग्स के हवाले से। आपको जैसे कि पता है, एक तो मैं ये बताएं कि कितनी किस्म की होती हैं, थोड़ा ड्यूरेशन का भी बता दें, और थोड़ा सा ये भी बताएं कि पेनल्टी शनल्टीज जो हैं वो क्या हो सकती हैं इसके लिए। लेकिन मीटिंग का जो सेक्शन है वो, अगर एनुअल जनरल मीटिंग की हम बात करते हैं तो 132 सेक्शन है। उसमें आपने एनुअल जनरल मीटिंग 120 डेज में कॉल करनी होती है आफ्टर क्लोजिंग ए फाइनेंशियल ईयर। हमारा जो फाइनेंशियल ईयर क्लोज जो होता है वो 30 जून को क्लोज होता है, और जो स्टार्ट होता है वो 1 जुलाई से स्टार्ट होता है। तो पाकिस्तान में जो नॉर्मल टैक्स ईयर या फाइनेंशियल ईयर आप क्यों डिस्कस करते हैं, तो उसका मतलब है कि 1 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है और 30 जून पे क्लोज हो रहा है। जब आपका फाइनेंशियल ईयर क्लोज होगा तो विद इन 120 डेज आपने एजीएम कॉल करनी होती है। एजीएम आपकी एनुअल जनरल मीटिंग होगी जिसमें आप
डायरेक्टर्स को अपॉइंट, अगर डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट, इलेक्शन ड्यू है, इलेक्शन करवाएंगे। और अगर पब्लिक लिमिटेड कंसेप्ट में अगर देखा जाए तो उसमें बाकी मामला भी इसमें तय होते हैं। दूसरी जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ईओजीएम है, ईओजीएम आप कभी भी कॉल कर सकते हैं हम, क्योंकि हम ये हमारी डिस्कशन प्राइवेट लिमिटेड पर्सपेक्टिव में है। सो अब हाँ, फॉर एग्जांपल मैं और आप ही उस कंपनी के ऑनर हैं, तो हम ईओजीएम, कोई भी हमने कोई बोर्ड रेजोल्यूशन पास करनी है, तो उसके लिए हमें एजीएम बोर्ड रेजोल्यूशन या हमने स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी है, तो उसके लिए हमें कभी भी हम एनुअल जनरल मीटिंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कॉल कर सकते हैं। तो उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, एक्ट के अंदर आपको टाइम पीरियड डिफाइन किया गया है कि इस टाइम पीरियड में आपने इतने नोटिस दे के वो एजीएम को कॉल करना है, और उस टाइम पीरियड में जनरल मीटिंग को कॉल करना है, और नोटिस सर्व करना है कि हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कॉल कर रहे हैं, ताकि सारे जो मेंबर्स हैं वो इन्फॉर्म हो, और फिर आप एनुअल जनरल मीटिंग को कॉल कर सकते हैं। तो वैसे इसका जो एनुअल जनरल मीटिंग सेक्शन है वो 132। वैसे कामरान साहब, अगर इसको एक नज़र से उस तरह से भी देखें, वैसे ये प्रोटोकॉल जो मुझे लग रहा है ये ज्यादा पब्लिक लिमिटेड कंपनीज के लिए है, कि जहाँ पे जी नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स बहुत ज्यादा हैं। आप चाहते हैं जितने मेन डिसीजंस हुए हैं वो उन तक पहुंचे, उनमें नॉलेज में लाए बगैर कंपनी कोई काम ना कर रही हो। तो पीवीटीज और एसएमसीज में आप कितना देखते हैं, कितना अमल दखल है इसका, या ये एक देखिए, प्रोटोकॉल ही है, खाली हम प्रोटोकॉल ही फॉलो कर रहे हैं? देखिए जो सिंगल मेंबर कंपनीज है उस पे एनुअल जनरल मीटिंग का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। लॉ के अंदर वो जो सेक्शन है 132, उस कंसेप्ट ही नहीं है। उसमें लिखा गया है कि नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू सिंगल मेंबर कंपनी। सो सिंगल मेंबर्स कंपनी पे एप्लीकेबल ही नहीं है एनुअल जनरल मीटिंग कंडक्ट करना। अब उसकी रीजन ये, लॉजिकल रीजन है कि एक सिंगल ऑनर है, वो अपने आप को नोटिस सर्व करके अपने आप को कॉल करेगा और खुद ही डिसीजन लेगा, मीटिंग कंडक्ट करेगा। तो ये लॉजिकली नहीं है। सो इसलिए वो एनुअल जनरल मीटिंग का कंसेप्ट या जनरल मीटिंग का कंसेप्ट उसमें सिंगल मेंबर कंपनी के अंदर फॉल नहीं करता। ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में, ताकि जनरल मीटिंग का कॉल करने का मकसद ये है ताकि तमाम लोगों की राय ली जाए और प्रॉपर डिसीजन लिया जाए, और ताकि इसमें सारे लोगों की वोटिंग पावर शामिल हो। और सर एक और भी होती है, आपके नॉलेज में होगा, स्टेचुटरी आई थिंक मीटिंग होती है, जो कंपनी जब नई रजिस्टर होती है तो उसकी फॉर्मेशन के फौरन बाद जो है वो कंडक्ट करनी होती है, और मेरे ख्याल एक ही दफा वो होती है। जी देखिए, इसमें काफी ज्यादा जो सेक्शंस हैं वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी से रिलेटेड है। ओके। जो प्राइवेट लिमिटेड के जो कंसेप्ट में बहुत लिमिटेड सेक्शंस हैं जो प्राइवेट लिमिटेड को डील करते हैं, क्योंकि कंपनीज को मैंने आपको बताया कि प्राइवेट लिमिटेड में जो सिंगल मेंबर कंपनी है उसमें एक ही बंदा मेंबर होता है, एक ही डायरेक्टर होता है, एक ही सीईओ होता है। और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मोस्टली दो बंदे डायरेक्टर्स होते हैं, या दो से ज्यादा, मोस्टली 3 या 4 बंदे होते हैं। तो उन चीजों में ये चीजें इंप्लीमेंट उस तरह नहीं होती जिस तरह पब्लिक लिमिटेड कंपनीज के परस्पेक्टिव में होती हैं। सही हो गया। चले कामरान साहब, बहुत शुक्रिया। ये आज आपके साथ एक फर्स्ट फॉर्मल सेशन था हमारा इंशाल्लाह, और हम कोशिश करेंगे एसईसीपी के लॉज के हवाले से ऑपरेशनल मसले मसाइल आते रहते हैं। आज हमने एक ओवरव्यू लिया, ओवरव्यू मोटी मोटी चीज़ें जो है हमने एक डिस्कस की, लेकिन इंशाल्लाह आपसे, जैसे एजीएम है, एजीएम के मसाइल हैं, रिपोर्टिंग के मसाइल हैं, उसके ऊपर है, अपॉइंटमेंट्स के ऊपर है, मसले मसाइल काफ़ी आते रहते हैं। वाइंडिंग अप ऑफ कंपनीज के ऊपर इंशाल्लाह आपका हम जरूर व्यू लेंगे। ये काफ़ी है, हम अब वो क्वेश्चंस हैं जो मैं छोड़े जा रहा हूँ इंशाल्लाह, जो कि हमारे नेक्स्ट सेशंस के हवाले से हैं। तो आपका सर बहुत शुक्रिया, आपने हमें जी टाइम जरूर। दिया। बाकी इंशाल्लाह जितने हमारे दोस्त हैं वो कामरान साहब का चैनल जो है वो ज़रूर सब्सक्राइब करें जाके। ये एसईसीपी और टैक्स की प्रैक्टिस में माशाल्लाह जो है पिंडी इस्लामाबाद में बड़े अच्छे से कर रहे हैं। सर थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। इट्स अ रियली ऑनर कि आप जो है आपने टाइम निकाला हमारे लिए। बहुत शुक्रिया सर। My pleasure, my pleasure. Okay.